वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक यानी अलग ही है। और बच्चों, मैंने इस पे एक लेक्चर्स भी बनाया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले वो देख लीजिए, यानी लेक्चर्स। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण, अवकल समीकरण। तो बच्चों देखिए, मैं सबसे पहले अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 प्लस 8 dy अपॉन dx प्लस 7 या 10 कर लेते हैं, 10y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। और बच्चों देखें तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है। अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर कितना है, आप बताओगे ऑर्डर 2 है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं। और ये बच्चों कैसा है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर है। लीनियर कैसे हुआ, क्योंकि इसकी पावर्स क्या हैं, 1 है। मैंने इसका कंसेप्ट पिछले वीडियो मैंने बताया भी है। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट लेक्चर्स आप देख लीजिए पहले। ठीक है, तब आपको ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, अचर गुणांकों वाले। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसकी बात हो रही है। ये जो है यही तो है कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमें यानी जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है बच्चों, ये क्या है, 8 है और 10 है। अब बच्चों अगर ये मैं बोलूं क्या यह फंक्शन है x के, बताइएगा जल्दी से। अगर मैं 8 और 10 बोल दूं, क्या यह x के फंक्शंस हैं, बताइए जल्दी से। क्योंकि बच्चों किसी किसी बुक्स में ये लिखा रहता है कि ये जो यानी मैंने जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था उसमें यानी आप बोलेंगे कि सर ये कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, यही बोल सकते हो। लेकिन देखिए कब बोल सकते हैं, देखिए बच्चों आप बोल कब सकते हैं ये भी ध्यान दीजिए। किसी किसी बुक्स में गलत लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं किसी किसी बुक्स में गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जैसा नाम है अचर गुणांकों वाले, यानी यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ x नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अगर मैंने y सपोज दैट लिख दिया तब लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, मैंने बताया है। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। मैं लिखने वाला हूँ कुछ, मैंने जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था वही मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब बच्चों मैंने वहाँ पे कुछ मैंने कंडीशंस लिखा था। ठीक है, मैंने कंडीशंस क्या लिखा था, देखो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा था, जैसे मैंने वहाँ पे A0 A1 A2 A3 यही लिया था ना। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं, देखिए ध्यान से। मैं A0 लिखूँगा, dny dxn मैंने लिखा था, इसीलिए बच्चों मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर देखिए। ठीक है, इसके बाद A1 dn माइनस 1 अपॉन कितना बच्चों, dxn माइनस 1। अब देखिए वहाँ यहाँ भी y करिए। ठीक है, प्लस A2 dn माइनस 2 y अपॉन कितना बच्चों, dxn माइनस 2 प्लस A3 ऐसे डॉट डॉट करके था। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पे A
n माइनस वन ए एन माइनस वन डी एन वाई सॉरी डी, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे डी एन था तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू कितना बच्चों, क्यू। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन वहाँ पे मैंने लिखा था और आज भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अगर मैं बोलूँ बच्चों यहाँ पे वेयर मैं क्या बोल सकता हूँ, A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ था बच्चों, AN माइनस वन, फिर कितना बच्चों AN। ये सभी क्या है बच्चों, आर कांस्टेंट हैं। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है, अचर गुणांक हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं। अब बच्चों ये बताइए, अगर मैं इसको बोल दूं बच्चों, ये जो हैं अगर बोलूं मैं, क्या यह x के फंक्शन हो सकते हैं, बताइए जल्दी से, क्या यह x के फंक्शंस हो सकते हैं, नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये x के फंक्शंस नहीं हो सकते हैं। x के फंक्शंस वहीं पे होगा, इंटर लेवल में पहुँचिए। इंटर लेवल में देखिए, इंटर लेवल में क्या था, आप पढ़े होंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, पी वाई प्लस क्यू, सॉरी इक्वल टू कितना, क्यू। देखिए डी वाई बटे डी एक्स पी वाई इक्वल टू कितना बच्चों, क्यू। अब बच्चों यहाँ पे बताइए, P और Q क्या होते थे, x के फंक्शन हो सकते थे। ठीक है, इसके साथ भी हो सकता था। तो मैं यहाँ पे क्या करता, इसका जो कोफिशिएंट होता था, मान लीजिए x है तो मैं इसको क्या करता, डिवाइड करता था। तो यहाँ पे P और Q क्या होते थे, x के फंक्शन हो सकते हैं, बट यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों देखिए इसका नाम ही मैंने ऐसा लिया है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो बच्चों जब इस तरह आप इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना, इस तरह इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे, आप किसी इक्वेशन में देख के मुझे कमेंट्स करना, सर हाँ इसमें दिया है, यहाँ पे x आया है। ठीक है, तब हम आपसे पूछेंगे कि हाँ आपने सही बोला। ठीक है, तो इस तरह के जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे बच्चों, इसमें जो भी कांस्टेंट होंगे, यहाँ भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर बच्चों यहाँ कांस्टेंट हुआ, मान लीजिए 2 है, मान लेते हैं सपोज दैट 2 है, तो बच्चों मैं इसका जो कोफिशिएंट होगा, मैं बच्चों या तो मैं 2 लिखूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 2 कॉमन्स लेके डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, यही कर सकता हूँ ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए x होता था तो हम इसको 1 बनाते थे, इसको क्या बनाते थे बच्चों, 1 बनाते थे। 1 यानी कॉमन लेंगे तभी तो 1 बनेगा, यानी x कॉमन लेंगे, या मैं x को क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ दोनों पक्षों में, तब हो सकता है। और बच्चों इसकी इक्वेशन एक और थी, dx अपॉन डी वाई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p x इक्वल टू कितना, q। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ये जो q और p थे x के फंक्शंस थे। अब यहाँ बताइए p और q किसके फंक्शंस होंगे, y के। क्लियर है, तो इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेंगे तो ये इंटर लेवल की होंगी, उसमें ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा। क्लियर है, ये बच्चों सिर्फ हाई मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, लोअर वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बात इस टॉपिक पे कर रहा हूँ। तो कहने का मीन्स ये है A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक, AN माइनस वन, इसके बाद AN, ये सभी क्या है बच्चों, ये सब कांस्टेंट कोफिशिएंट है। क्लियर, तो बच्चों यहाँ पे देखिए Q जो है x का फंक्शंस हो सकता है, Q क्या हो सकता है, x का फंक्शंस हो सकता है, बट ये जो कांस्टेंट है बच्चों ये x के फंक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, किसी बुक्स में लिखा होगा, आप देख लेना, किसी बुक्स में लिखा होगा तो वो बच्चों क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा। ठीक है, आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक,
तो बच्चों ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें हम आपको बताएंगे, अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा है। इसके बाद बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से हम इसमें 2 पॉइंट्स लेने वाले हैं, ठीक है। क्या लेंगे इसमें बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, मैंने ये चीज़ लिख दिया। और चलिए मैं कुछ और भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने उस वीडियो में मैंने लेट किया था, जैसे मैंने dn लिया, ठीक है, dn इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने, देखिए मैं एक ऑपरेटर लेता हूँ d/dx इक्वल टू कितना बच्चों, d, ये मैंने लिया, ठीक है। अब इसको बच्चों अगर मैं ऐसे लिखते चला जाऊँ कहाँ तक, यानी d2y अपॉन कितना dx2 बच्चों मैं बोल दूँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे d²। इसी प्रकार बच्चों d³ अपॉन dx³ को क्या लिखोगे आप, d³ लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, तो ये चीज़ होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप dn, देखिए dn अपॉन कितना dxn लिखेंगे तो आप कितना लिखोगे, d⁴n लिखोगे। अब इसी प्रकार बच्चों अगर ये चीज़ें मुझे लिखना हो dn-1 अपॉन dxn-1, तो बच्चों मैं इसको कैपिटल D⁴n-1 लिख सकता हूँ, एंड dn-2 अपॉन कितना dx⁴n-2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल dn-2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बच्चों इस तरह, यानी इन इक्वेशन को मैं अब इस यानी ऑपरेटर के फॉर्म में बच्चों में लिखूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, ठीक है, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब बच्चों इसमें क्या होगा, मैं इसके स्थान पर ध्यान से समझिए, a0 मैंने लिखा, a0 इसके स्थान पे आप क्या लिखने वाले हैं, dny लिख सकता हूँ, dny प्लस कितना बच्चों a1, और इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ dn-1 प्लस a2 लिखूंगा, d⁴n-2 लिखूंगा। अगेन बच्चों अगर मैं लिखना चाहूँ a3 d⁴n-3 लिखूंगा। इसके बाद देखिए, और बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ y भी चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप मिस्टेक मत करिए, ठीक है, y भी चल रहा है प्लस डॉट डॉट। इसके बाद बच्चों देखिए an-1 है इंटू d/dx, यानी कितना मिलेगा बच्चों, d/dx यानी कितना मिल जाएगा बताइए, dy लिख सकता हूँ, dy। इसके बाद बच्चों प्लस any इक्वल टू बच्चों कितना, qx, q ऑफ x बोल सकते हैं। अब बच्चों मैं इसको रफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक। अब बच्चों ये बताइए, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शंस में, अगर मैं इस फंक्शन में देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, और लास्ट में भी देखोगे यहाँ भी y मिलेगा, तो यानी इस पूरे फंक्शंस में मैं y बच्चों में क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, ठीक है, कॉमन ले सकता हूँ। चलिए कॉमन निकालते हैं, a0 d⁴n प्लस a1 d⁴n-1 प्लस a2 d⁴n-2 प्लस a3 d⁴n-3 प्लस डॉट डॉट प्लस an-1 d मिला, ठीक है, प्लस an मिला, और बच्चों बाहर क्या जाएगा, यानी अपनी दुनिया से बाहर क्या हुआ, y, अपनी दुनिया से बाहर हो गया y, और यहाँ बच्चों क्या मिला, q ऑफ x। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये मिल गया, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ, देखिए यहाँ मैं 2 टर्म्स लूँगा, ठीक है, क्या लूँगा, देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन से बच्चों यहाँ तक, ठीक है, यानी इसको हम बच्चों क्या बोल सकते हैं बताइए, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड,
बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अब बताइए ये क्या होगा बच्चों? राइट हैंड साइड होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो यानी ये जो इक्वेशन बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से बच्चों यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग CF निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं बच्चों? CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, यानी पूरक फलन, ठीक है बच्चों। तो राइट हैंड साइड से क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड से PI निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और QX क्या होगा बच्चों? PI होगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 का हल जब हम इन इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा? सॉल्यूशन। तो यानी इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन जब बच्चों करेंगे तो यानी y इक्वल टू होता है बच्चों CF प्लस कितना? PI। क्या होगा बच्चों? CF प्लस कितना? PI। क्लियर है? तो कहने का मीन्स ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें यानी CF बच्चों कहाँ से निकलेगा? लेफ्ट हैंड साइड से। और PI बच्चों कहाँ से निकलेगा? राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब बच्चों देखिए CF एंड PI कैसे निकलेंगे, ठीक है, ये मैटर करता है। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास देखिए 2 टर्म्स मैंने यूज़ किया, एक मैंने CF लिया और सेकंड मैंने क्या लिया? PI, ठीक है। और जो बच्चों हमारा थर्ड होगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सहायक समीकरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहायक समीकरण से ही तो हम लोग CF निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा सहायक समीकरण? तो सहायक समीकरण को बच्चों हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, अब बच्चों यहीं से समझिए, ठीक है, यहीं से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास यानी 2 चीज़ें निकल के आएंगी, एक CF निकात करेंगे, दूसरी चीज़ यानी PI बच्चों आपका कहाँ से निकलेगा? राइट हैंड साइड से। और CF कहाँ से निकालेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब देखिए सहायक समीकरण, ठीक है, सहायक समीकरण बच्चों ये जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने एक फंक्शंस लिखा fx इक्वल टू मैंने लिख दिया x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब बताइए बच्चों इतने पार्ट को आपने क्या लिखा? fx लिखा कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, इतने मैंने पार्ट को क्या माना? fx। तो देखिए यहाँ पे देखिए d है, d है, d है, d है, यानी हर एक टर्म्स में d आ रहा है। तो यानी बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं? f ऑफ d बोल सकते हैं कि नहीं? f ऑफ d बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल सकते हैं। इनटू बच्चों क्या है? y इक्वल टू बच्चों क्या है? q ऑफ x, यही है। तो बच्चों ध्यान से अब समझना, यहाँ मैं 2 कंडीशन लेने वाला हूँ, ठीक है। और बच्चों अगर आप वेयर में लिखना चाहते हैं, वेयर f ऑफ d इक्वल टू कितना मैं लिख सकता हूँ? a0 d की पावर n प्लस a1 d की पावर n-1 प्लस a2 d की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना चलेगा बच्चों? an-1d प्लस an, ठीक है बच्चों, ये आपका f ऑफ d हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको बच्चों बताओ हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं और इसको राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड। ध्यान से समझिए, ठीक है। हो सकता है आपको बोरिंग फील हो, ठीक है, बट आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस मैं क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं समझोगे आपको आगे समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है, अच्छे ढंग से बताया है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मैंने क्या लिखा, राइट हैंड साइड। यहाँ से बच्चों दो कंडीशन होंगी, दो कंडीशन। तो देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 2। तो देखिए बच्चों हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यदि मैं बच्चों आपको बोल दूं यदि, यानी इफ, ठीक है, इफ मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, यदि यानी q ऑफ x की वैल्यू बच्चों अगर 0 हो जाए, ठीक है, q ऑफ x मैंने यहाँ पे मैंने क्या माना, 0 हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर आपका देखिए जो सॉल्यूशन निकल के आएगा तो y इक्वल टू क्या होता है, CF होता है और प्लस कितना, PI होता है। अब ध्यान से समझिए, यदि QX इक्वल टू 0 तो यानी QX क्या है, राइट हैंड साइड में मिलेगा QX, तो यानी QX यानी राइट हैंड साइड से बच्चों मैंने अभी क्या बताया, PI निकलेगा। तो यदि QX 0 हो गया तो PI की वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से, तो ये भी 0 आएगा। अगर QX की वैल्यू 0 होगी तो PI की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो हमारे पास में बच्चों एक सोल्यूशन आएगा CF प्लस कितना, 0। तो यानी y की वैल्यू क्या निकल के आए, CF प्लस y इक्वल टू कितना बच्चों, CF, ये निकल के आया। इसकी वैल्यू मैंने 0 लिखा। कब ये कंडीशन होगा, जब राइट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में q ऑफ x की वैल्यू कितना हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो वहाँ पे PI की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। क्लियर है। तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन निकल के आता है जिसे y इक्वल टू क्या बोलेंगे, CF प्लस PI। तो वो PI की बच्चों वैल्यू रखूँगा तो मुझे y इक्वल टू क्या मिलेगा, CF, क्या मिल जाएगा, CF। यदि बच्चों मैं सेकंड कंडीशन लिखना चाहूँ, देखिए चलिए हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक देखिए। अगर मैं यहीं पे सेकंड कंडीशन लिख दूँ, क्या लिख दूँ, सेकंड। यदि मैं बोल दूँ इफ, लिख सकता हूँ बच्चों, इफ QX नॉट इक्वल टू 0। दो कंडीशन हुआ कि नहीं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, QX इक्वल टू 0 होगा तो PI की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगा, यदि QX की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बताइए, तो PI भी 0 नहीं होगा। क्या होगा, PI भी 0 नहीं होगा, चाहे बच्चों PI की वैल्यू राइट हैंड साइड में चाहे 1 ही हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है बच्चों, हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आएगा PI। तो पहला मैंने कंडीशन क्या बताया, यदि QX की वैल्यू 0 होगी तो PI की वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है, y इक्वल टू कितना बच्चों, CF। डायरेक्ट लिखना आप लोग यहाँ पे, y इक्वल टू क्या लिख देंगे, CF। और दूसरी कंडीशन में अगर बच्चों PI इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो मेरे पास में एक सोल्यूशन आएगा, यानी इक्वेशन 2 का, y इक्वल टू CF प्लस कितना, PI, ठीक है। ये कंडीशन बच्चों आप याद रखना, मैं बार बार इसको मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के सोल्यूशन हो गए। यदि PI की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओनली CF मिलेगा, यदि 0 नहीं हुआ तो क्या मिलेगा, CF प्लस कितना, PI, y इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों मैं क्या हेडिंग डाल सकता हूँ, CF ज्ञात करने की विधि। क्या डाल सकता हूँ, CF ज्ञात करने की विधि। अब बच्चों CF ज्ञात करने के लिए, CF ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझना, CF ज्ञात करने के लिए सबसे पहला वर्ड मैं आपको बोलूँगा सहायक समीकरण। क्या बोल सकता हूँ बच्चों, सहायक समीकरण। अब बच्चों सहायक समीकरण होता क्या है, सहायक समीकरण, देखिए
सहायक समीकरण, इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, मैंने क्या बोला? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैंने अभी कुछ लिखा था। क्या लिखा था? एफ ऑफ डी A0 डी की पावर n प्लस A1 डी की पावर n-1 प्लस A2 डी की पावर n-2 प्लस A3 डी की पावर n-3। ये डॉट डॉट था। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इस प्रकार की बच्चों इक्वेशन था। अब बच्चों एक चीज़ ये बताइए, अगर मैं सहायक समीकरण निकालूंगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा? ऑक्सिलरी निकालूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बच्चों मैं ये CF ज्ञात करने का मैं मेथड बता रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? CF ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि। ठीक है बच्चों, ज्ञात करने की विधि। CF कैसे निकालेंगे? तो CF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं किस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ? ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगा? अगर बच्चों मैं क्या कर दूँ, इस D के स्थान पे अगर मैं बच्चों m डाल दूँ, क्या डाल दूँ? m डाल दूँ, और मैं क्या कर दूँ? 0 के बराबर कर दूँ। इस D के स्थान पे बच्चों मैंने क्या डाला? m डाला, और मैंने किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर। तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैंने m डाला है तो यानी D के स्थान पे m डाल दीजिए, A0 m की पावर n, ठीक है, प्लस A1 m की पावर n-1, ठीक, प्लस A2 m की पावर n-3 प्लस इसके बाद बच्चों A3 m की पावर n-3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये बताइए, मैं आपसे अभी जस्ट मैंने अभी एक फंक्शंस लिखा था fx इक्वल टू, मैंने लिखा था, और देखिए हाँ एक चीज़ और, मैंने fm तो लिखा इसके यानी d के स्थान में मैंने m डाला, लेकिन लास्ट मैंने 0 नहीं लिखा। तो आप क्या लिखेंगे? लास्ट में 0 जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बच्चों देखिए, मैंने एक फंक्शंस लिखा। ठीक है, मैंने x³ लिखा प्लस 3x² लिखा प्लस 3x लिखा प्लस 1 लिखा। ठीक है, इस प्रकार का है। और बच्चों अगर मैं ऐसा लिख लूँ fx इक्वल टू, चलिए x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1। तो अगर बच्चों मैं इसमें देखिए, ये x में फंक्शंस हैं, तो अगर मैं पूछूं ये किस में फंक्शंस होगा? ये y में होगा। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शंस का अगर मैं पूछूं बच्चों इसके रूट्स कितने होंगे? क्या होंगे बच्चों? रूट्स, यानी इस इक्वेशन का यानी रूट्स कितने हो सकते हैं? रूट्स यानी मूल कितने होंगे? तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बच्चों अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बताइए इस इक्वेशन को अगर बच्चों मैं 0 के बराबर कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँगा तो मुझे 0 करना इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल 0। तो बच्चों ये बताइए, अगर मैं इसका यानी बच्चों मैं जब रूट्स निकालूंगा तो इसके रूट्स कितने आएंगे? इसके यानी फर्स्ट के, तो यानी आप x प्लस 1 लिखोगे, x प्लस 1 लिखोगे, फिर अगेन x प्लस 1 लिखोगे, तो यानी 0। तो x की वैल्यू -1, अगेन -1, अगेन -1। तो यानी बच्चों जितनी पावर्स होंगी उतने ही रूट्स आएंगे। इसी प्रकार इसका भी निकालोगे, इसका, तो यानी x इक्वल टू -1 एंड -1 आ जाएगा। यानी बच्चों मैं बोल सकता हूँ जितनी पावर्स होंगी उतने ही क्या आएंगे? रूट्स आएंगे। ये क्लियर है कि नहीं? तो इसी प्रकार बच्चों मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ? अगर इसमें m की पावर n है,
मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन में बच्चों अगर मैंने बोला m की पावर n, यही बोला ना, m की पावर n है तो इसके रूट्स कितने होंगे, तो बोलोगे सर इसके n रूट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने लेट कर लिया, चलिए लेट क्या कर सकते हैं, m1 m2 m3 m4 डॉट डॉट, होंगे कि नहीं। यानी कहने का मीन्स ये है बच्चों, जितने रूट्स हों यानी जितने रूट्स होंगे, जितनी यानी पावर्स होंगी उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। क्लियर है। अगर इसकी पावर n है तो इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। अभी मैंने एक दो एग्जांपल्स मैंने बताया, यानी जितनी पावर्स होंगी उसके उतने ही क्या होंगे, रूट्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों अगर मान लेते हैं, चलिए हम इस तरह का इक्वेशन, बच्चों ध्यान से समझना, कई इसमें देखिए, अगर मैंने इस तरह का एग्जांपल्स ले लिया, मान लेते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया m², ठीक है, प्लस मैंने लिख दिया 3x प्लस मैंने 6 लिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से यहाँ समझना, अब बच्चों अगर मैं बोलूँ इसका फैक्टर्स करने के लिए, ठीक है, इसका फैक्टर करिए, या मैं कोई भी इक्वेशन ले सकता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 5, चलिए इसका भी बताइए। तो बच्चों इस तरह, यानी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ मैं m लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों इस तरह, यानी इक्वेशन का, यानी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक हो सकता है, क्यूबिक यानी पावर 3। इस तरह की अगर बच्चों इक्वेशन होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, तो बच्चों इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड्स हैं, जिसे बच्चों श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। अगर बच्चों फैक्टर्स नहीं होता है, फैक्टर्स ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बताइए जल्दी से। यदि फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम लोग वहाँ कंडीशन अप्लाई करते हैं। कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य का प्रोसेस क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन कितना बच्चों, 2a, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब बच्चों हम इसके रूट्स निकालेंगे, इसके बच्चों जब रूट्स निकालेंगे, हो सकता है इस फॉर्मेट में बने और उसका फैक्टर्स ना बने, तो बच्चों हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें देखिए हमारे पास यानी कुछ रूट्स मिलेंगे। पहली कंडीशन में आपको रूट्स मिल सकता है। देखिए पहली कंडीशन में अगर मैं बच्चों बोल दूं, आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। ये चीज़ कहने का मीन्स ये है बच्चों, पहली चीज़ तो या तो जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे, ठीक है। और मैं बोल क्या सकता हूँ बच्चों, अलग अलग या भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग या भिन्न भिन्न बोल सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन ध्यान देना, अलग अलग मैंने बोला। अब की मैं बोलता हूँ बच्चों, हमारे जो मूल होंगे वास्तविक भी होंगे, ध्यान देना, वास्तविक, ठीक है, एंड बराबर यानी समान बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, या तो बच्चों रियल होंगे या तो जो मूल्स होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंडीशन इक्वल मतलब जैसे मैंने बोल दिया m1 बराबर m2, ठीक है। मैंने x की वैल्यू 2 फाइंड किया, x की वैल्यू मैंने 2 फाइंड किया, अभी मैंने जस्ट फाइंड किया था -1 और थर्ड वाले में मैंने क्या फाइंड किया था, -1 ठीक है। तो यानी बराबर होंगे या समान होंगे, क्लियर है। और वो आपके मूल्स कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं कि नहीं, रियल होंगे। अच्छा बच्चों थर्ड कंडीशन में जो आपका मूल निकल के आएगा हो सकता है इमेजनरी हो सकता है कि नहीं बताओ,
इमेजनरी हो सकता है, ठीक है, इमेजनरी हो सकता है। तो इमेजनरी मतलब बच्चों आयोटा के फॉर्म में, यानी आई के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाइए a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। तो इमेजनरी मतलब बच्चों, अगर मैं बच्चों जब मैं श्रीधरा 4 का जब मैं बच्चों नियम लगाऊंगा, उसमें बच्चों रूट में माइनस आ जाए, ठीक है, रूट में बच्चों क्या आ जाए, अंडर रूट में चलिए -1 आ जाए, तो उसकी बच्चों वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अगर अंडर रूट में -1 आता है तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई होती है, जिसे बच्चों हम आयोटा के फॉर्म से जानते हैं, ठीक है, नाम से जानते हैं। अगर बच्चों मैंने देखिए, अगर मैंने i² निकाला, i² मतलब कितना बच्चों, अगर मैं अंडर रूट यानी -1 का, यानी इसका वर्ग मैं करूँगा दोनों साइड में, तो बच्चों मुझे मिलेगा कितना, -1 मिलेगा। इसी प्रकार i³ निकाल सकते हैं, i की पावर 4 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, बट आप इतना जानते रहिए i² की वैल्यू कितना होती है बच्चों, -1 होती है। अंडर रूट के अंदर आ जाए अगर माइनस, तो समझ लेना आपके जो रूट्स आएंगे यानी इमेजनरी होंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें CF ज्ञात करने के लिए इन तीनों यानी जो नियम्स मैंने लिखा है, इनके जो पॉइंट्स होंगे यानी जो केस होंगे, ठीक है बच्चों, हम अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। और सारे मैं पहले केस लिखूंगा, ठीक है, जो भी केस होंगे यानी CF ज्ञात करने के नियम में सारे मैं पहले केस लिखूंगा, उसके बाद हम आपको CF ज्ञात करना सिखाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे फिनिश करेंगे। यदि ये लेक्चर आपको बच्चों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।